नमस्कार। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आपने देखा कि देश में विकास के कितने कार्य हुए, देश की अर्थव्यवस्था कितनी पंगु हुई और देश में कितने रोजगार उत्पन्न हुए, कितने नए कारखाने लगे। 2014 में जब ये सरकार आई थी, तो उसने ये कहा था कि करप्शन के नाम पर हम लोकायुक्त बिठाएंगे और दोषियों को सजा देंगे और जो काला धन हमारा बाहर पड़ा है, वो काला धन भी वापस आएगा। 2016 में हमने देखा नोटबंदी हुई। नोटबंदी पर किस तरीके से हमारे महिलाओं का स्त्रीधन, लोगों की बचत, सेविंग्स और कैश का चलन खत्म करके मोदी सरकार ने एमएसएमईज, एसएमईज और लघु उद्योगों को जड़ से खत्म कर दिया, जिससे 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा जो सरकार ने किया था, उसकी जगह 2 करोड़ नौकरियां छिन गई। सीएमआई का डेटा भी ये कहता है कि पहले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने 7.5 करोड़ नौकरियां जो हैं वो छीन ली। फिर 2019 आया। 2019 में पुलवामा की घटना आपने देखी। पुलवामा की घटना में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और जो दोषी थे उनका आज तक पता नहीं चला कि वो आरडीएक्स बॉम्ब जो है वो गाड़ी में किसने रखा, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे। और जब गवर्नर सतपाल मलिक ने अपने साक्षात्कार में कहा कि मैंने मोदी जी को फोन किया और मोदी जी वहां फोटोशूट करा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क पे, और उन्होंने कहा कि तुम इसमें कुछ मत बोलो, चुप रहो, तो ये एक बड़ा संकेत देता है कि पुलवामा की घटना में अंदरूनी किन लोगों का हाथ था। उसके बाद मोदी जी की सेना के नाम से पोस्टर लगाए गए मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। और 2019 का लोकसभा इलेक्शन मोदी जी ने जीता। 303 एमपीज को लेकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। उसके तुरंत बाद अक्टूबर नवंबर में हरियाणा के इलेक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत से वो दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है, पर वो मात्र 30 सीटों पर सिमट गई। और जेजेपी जो एक नई पार्टी बनी थी, जननायक जनता पार्टी, जिसके दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, जो पहले इनेलो में अपने भाई अभय चौटाला के साथ थे, उनका विभाजन हुआ और जेजेपी ने 10 सीटें जीती। और जेजेपी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने एमएल खट्टर की दूसरी बार सरकार बनाई। विकास के कार्य कितने हुए आपने देखा। लोगों को, नौजवानों को डंकी के रास्ते बाहर जाना पड़ता है क्योंकि रोजगार के साधन नहीं है, सह रोजगार में इतनी कमाई नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से एमएल खट्टर साहब को 4.5 साल बाद दूसरे कार्यकाल में हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, तो ये उसी ओर इंगित करता है कि सरकार, हरियाणा की सरकार, विभिन्न मामलों पर विफल रही। फिर मोदी जी को बुलाया जाता है, एक रैली उनकी कुरुक्षेत्र में होती है, दूसरी रैली होती है, और ये बताया जाता है कि 3,000 कुर्सियां भी नहीं भर पाए। और मोदी जी जब पंजाब गए थे, आपको याद होगा, फिरोजपुर में फ्लाईओवर पे कुछ किसान डीसी दफ्तर के बाहर पुतला फूंक रहे थे किसान आंदोलन को लेकर, 3 कृषि बिलों को लेकर। तो मोदी जी की गाड़ी वहीं रुक जाती है और वो ये कहते हैं कि अपने सीएम से कह देना मैं अपनी जान बचा कर जा रहा हूँ। तो पंजाब में तो उनका इस तरीके का स्वागत हुआ और इसी तरीके का स्वागत हरियाणा में हुआ। उसकी वजह यह है कि हरियाणा और पंजाब में 80% पॉपुलेशन कृषि या कृषि से संबंधित कामकाज करती है। इस वजह से किसान आंदोलन के चलते जब 750 किसान शहीद हुए, तो बहुत सारा रोष किसानों में, युवाओं में पहले से ही था। और फिर उसके बाद 2023 अप्रैल मई में आपने देखा पहलवानों का आंदोलन हुआ। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन्होंने कहा कि 7 महिलाओं का शोषण हुआ है जो कंप्लेंट कर रही हैं। शोषण तो बहुत सारी महिलाओं का हुआ है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो इसके जिम्मेदार। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अव्वल अप्रैल और मई में आपने देखा, जब मई में नई पार्लियामेंट बनी थी और यही पहलवान जब पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे तो उनको रोका गया, जूतों से उनके पैरों को रौंदा गया और उसके बाद उनसे ये कहा गया कि आप अपने अपने कामों पर जाइए और अब हम इस आंदोलन को समाप्त कर दिया है, अब आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अव्वल चूंकि पहलवानों को ओलंपिक्स की तैयारी करनी थी, वो पहलवान बेटियां जो हैं
वो अपनी वापस अपने अखाड़े में चली गई, अपनी नौकरियां संभाल ली उन्होंने। और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल किस तरीके से ओलंपिक्स में छीना गया, जिसमें भारत की सरकार एक मूक दर्शक बनकर बैठी रही, देखती रही। और उन्होंने उनको सीएस से लड़ने में, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जहां अपील करना था, वहां भारत की सरकार विनेश फोगाट के साथ खड़ी नहीं मिली। विनेश फोगाट वापस आई, उनका कोई मान सम्मान मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने या प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक कॉल भी नहीं की। और फिर वो अब जुलाना से इलेक्शन लड़ रही हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। तो किसान, महिला और नौजवान, अग्निवीर के बारे में मोदी जी कहते हैं, और उसके बाद कल अमित शाह की रैली में भी कहा गया कि हम जितने भी अग्निवीर हैं उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराएंगे, उनकी पेंशन नहीं जाने देंगे। तो अगर आपको सरकारी नौकरी, 2 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी खाली, आपने अभी तक भरी नहीं पिछले 10 साल में, तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी कहां से आप मुहैया कराएंगे? तो ये भी एक जुमला साबित होगा। अगर आप आर्मी में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर उनको सरकारी नौकरी में क्यों ऑब्जॉर्व करेंगे? उनको आर्मी में ही ऑब्जॉर्व कर लीजिए, 100% अग्निवीरों को आप ऑब्जॉर्व कर लीजिए। तो एक तरीके से लोक विरोधी पॉलिसीज के चलते मोदी जी का मैजिक जो है हरियाणा में चल नहीं रहा है। फिर उन्होंने कहा हमने राम मंदिर बनवाया, राम प्रतिष्ठान करवाई, कांग्रेस के लोग शामिल नहीं हुए, देशद्रोही हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में आपने देखा, वीआईपी गैलरी में इन्हीं के कॉरपोरेट मित्र और इन्हीं के बहुत सारे फिल्म स्टार्स और नामी गिरामी लोग ही उस प्राण प्रतिष्ठान में फॉलो हुए, और सारे कैमरे मोदी जी की तरफ ही फोकस कर रहे थे कि जैसे कि मोदी जी ने कोई जग जीत लिया। तो एक पीआर एक्सरसाइज के अलावा वो राम प्रतिष्ठान कुछ नहीं निकला। यहां तक कि जो धर्म गुरु थे या शंकराचार्य थे, उन्होंने भी कहा कि इसकी टाइमिंग गलत है, जब तक मंदिर कंप्लीट ना हो उसके प्राण प्रतिष्ठान नहीं होने चाहिए। आनंद फानंद में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठान कराए। और उसके बाद आर्टिकल 370 को लेकर मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि ये सब कांग्रेस की सरकार एनसी के साथ मिलकर आर्टिकल 370 खत्म कर देगी। आर्टिकल 370 देश की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया एक संवैधानिक पावर थी, जो कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई थी उनके लैंड राइट्स के चलते और उनके जॉब्स के चलते। उसको इस तरीके से दिखाया गया कि आर्टिकल 370 सिर्फ जिहादियों को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, स्टोन पेल्टर्स को बढ़ावा देता है। तो ये गलत नरेशन। और अगर मान लीजिए आर्टिकल 370 की बहाली के लिए अगर एनसी कह भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। वो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे उस मामले को लड़ा जाएगा। वो मिले ना मिले अलग बात है। ये कह देना कि आर्टिकल 370 कांग्रेस हटाने की बात कर रही है, जबकि उनके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 हटाने की उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने फुल स्टेटहुड की बात की है कि एक स्टेट को आप यूटी बना रहे हैं और उसको फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो 370 पर भी कोई बात हरियाणा में इनकी लागू नहीं होती। इन्होंने 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने की बात की परसों अमित शाह ने, तो बहुत लोग चौंक गए कि 36 बिरादरियों में तो सब लोग शामिल होते हैं, रोड भी हैं, इसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हरियाणा की 36 बिरादरियों में एक एकता है। इसी वजह से किसान आंदोलन में आपने देखा कि मोदी जी को तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़े। तो 36 बिरादरियों को अगर ये साथ लेते तो नौबत यहां पे नहीं आती। और उसके बाद पिछले 10 साल के कोई भी कार्य जो सरकार ने किए या जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने के लिए कोई नहीं खड़ा। अब इनकी इलेक्शन मीटिंग्स देख लीजिए, किसी इलेक्शन मीटिंग में राव इंद्रजीत होते हैं, किसी इलेक्शन मीटिंग में नायब सिंह सैनी होते हैं। वो तो अपना इलेक्शन बचाने में लगे हुए हैं, नायब सिंह सैनी तो नजर ही नहीं आ रहे। और एमएल खट्टर साहब के लिए तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कभी वो बुलाए जाते हैं, कहीं वो बुलाए जाते हैं, कहीं वो नहीं बुलाए जाते। तो ये भी एक बड़ा मामला है कि लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की वहां है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन और बेरोजगार का बढ़ना और वहां के नौजवानों का जिस तरीके से शोषण हुआ, उनको रिक्रूटमेंट के जरिए इजराइल और रशिया में लड़ने के लिए भेजा गया। तो वहां से खबर आई कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हम तो नौकरी करने आए थे, यहां तो हमको बंदूकें थमा दी हैं कि हमास से लड़ो। और रशिया में भी थोड़ी बहुत कैजुअलिटी हुई। फिर जब ये मामला मीडिया के द्वारा सामने आया तो उस वजह से फिर उनको लोगों को वापस बुला लिया गया। ये हुआ। अब आप देखिए
दोनों चीफ मिनिस्टर, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर रहे हो, नायब सिंह सैनी रहे हो, वो सेंट्रल स्कीम्स जो भी मोदी सरकार ने बनाई हो उसको इंप्लीमेंट करने में फेल हो गए। कोई भी मैनिफेस्टो के वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, कोई स्कूल ना बनाया इन्होंने, उल्टा 5,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए, कोई बेसिक टीचर ट्रेनिंग नहीं की, कोई मेट्रो के प्रोजेक्ट नहीं लगाए, और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक शगुफा नितिन गडकरी द्वारा दिया जाता है उसमें कई किसानों की जमीनें ले ली। जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं, किसानों के लिए भी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। उस कॉम्पनसेशन को लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट में बहुत सारे आंदोलन, जिन लोगों की जमीनें ले ली गई उन्होंने किए और उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली। एमएसपी पर आज भी 28 सितंबर को मैं आपको बता रहा हूं धान की खरीद नहीं हो रही। 1 अक्टूबर की नोटिफिकेशन दी थी, उसको 27 का किया, पर अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई, और जिससे किसानों को अकस्मात बारिश के चलते बहुत नुकसान हो रहा है। आखिरी में इनेलो का बीएसपी के साथ टाई अप करा के, जेजेपी का आजाद समाज पार्टी के साथ टाई अप करा के जिस तरीके का दलित वोट काटने की कोशिश की गई, और उसके बाद कुमारी शैलजा को ये कहकर कि कुमारी शैलजा खुश नहीं है कि हुड्डा जी सीएलपी लीडर हैं, उदयभान जी प्रेसिडेंट हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और बाद में उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई मेरी लाश तो तिरंगे में जाएगी, मैं तो कांग्रेसी हूं, पहले भी थी, आज भी हूं और कल भी रहूंगी। तो ये दलित वोट को जाट वर्सेस नॉन जाट करना, 36 बिरादरियों को आपस में लड़वाना, और जिस तरीके के भाषण मोदी जी ने 2 बार दिए, वो लोगों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी लोगों को कनेक्ट भी कर रहे हैं, धान भी रोपण करने जाते हैं, डंकी रूट के जरिए जो लोग अमेरिका में फंसे हुए हैं उनसे मिलते हैं, वापस आके उनके परिवारों से मिलते हैं, विनेश फोगाट को प्रोत्साहन देते हैं महिला सुरक्षा के लिए, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसे हिसार में सावित्री जिंदल को खड़ा किया गया, और कल गोपाल सेतिया ने भी बताया हिसार में गोपाल कांडा जो हैं उनका पहले वक्ता तो आया था कि वो भारतीय जनता पार्टी इनेलो के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे पोस्ट इलेक्शन, ताकि उनकी सरकार बने। तो ये चेहरा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का या इनेलो द्वारा समर्थित गोपाल कांडा का और सावित्री जिंदल का हिसार में खड़ा होना, जबकि नवीन जिंदल उनके बेटे जो हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं वहां के हिसार के, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जान के खड़ा किया जा रहा है ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ ना जाए। पर जनता ये सब समझ चुकी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे 55 से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है, और जो आकलन है भारतीय जनता पार्टी का वो यही है कि 20-22 सीटें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी सिक्योर करेगी, इससे ज्यादा इनमें दम नहीं। धन्यवाद।